Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session. Discuss करेंगे these articles that you can see on your screens. Foreign Direct Investment FDI GS Paper 3. National Green Tribunal GS Paper 3 Environment Domain. National Commission for Minority Educational Institutions GS Paper 2. Protected Area Regime reimposed in Manipur, Nagaland, Mizoram GS Paper 2. Lokayukt GS Paper 2. So these articles are mostly oriented with your GS Paper 2 paper, but साथ ही साथ ये आपके prelims के लिए भी हर एक article जो यहाँ पर लिखा है वो important है. So mains plus prelims. ठीक है? So this will be our topic of discussion for today. First of all, please mark your attendance. शुरू करने से पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. एक थम्स अप साइन दिख रहा होगा, उस पर फटाफट क्लिक कराओ. चैनल सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है. श्रीराम्स आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू. वी आर ऑफलाइन एंड नाउ वी आर ऑनलाइन एज वेल. इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स 2025, श्रीराम्स आईएएस हैज ब्रिंग दिस प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स ऑल्सो, जो कि शुरू हो चुका है. एंड इफ यू वांट डिटेल्स ऑफ इट, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू विल गेट द कंप्लीट डिटेलिंग. इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप और करंट अफेयर्स को लेके सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हैं. तो आप खुद से इसमें देख सकते हैं इसको. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेक्चर्स, उन पे CSAT की क्लासेस, डिटेल में सब कुछ है. नहीं तो ये नंबर आपके पास है स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट कर लेना. यू विल गेट द इंफॉर्मेशन. First article. India has achieved a landmark milestone with gross FDI inflows crossing $1 trillion since April 2000. तो since April 2000, total amount of FDI जो इंडिया के अंदर आया है, that has surpassed 1 trillion. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे FDI की. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप क्या, इन्वेस्टमेंट से हमेशा दिमाग में आ जाता है पैसा, है ना. पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होती है वैसे इन जनरल. अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हो, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, राइट. अगर आप यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपने आप अपनी क्वालिटीज को ही बढ़ा रहे हो. आप एक नए, देखो यूपीएससी हो चाहे नहीं हो, यूपीएससी जिंदगी नहीं है, लेकिन हाँ अपना बेस्ट शॉट देना. नहीं हुआ तो जिस लेवल, अगर आपने शिद्दत से तैयारी करी होगी ना, तो इससे बराबर का ही कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा, राइट. तो ये क्या है? ये भी तो आप एक इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो अपने आप पे, ठीक है. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है दैट आर मेड बाय द कंपनीज, दैट आर मेड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन कंट्री इनटू द बिजनेसेस, इनटू द एसेट्स इन अदर कंट्री. सो अगर आप इस माइलस्टोन को क्रॉस कर रहे हो, अगर $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आई है सिंस 2000, तो मतलब इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ना इन्वेस्टर के लिए. इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा आपके यहाँ पे आके, राइट. सो दैट इज शोइंग कि इंडिया की एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जो कि ग्रो कर रही है. तो व्हाट इज एफडीआई? एफडीआई वो इन्वेस्टमेंट है दैट इज मेड बाय अ कंपनी, मेड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री इनटू द बिजनेस और एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर कंट्री. अब ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल नहीं है, ये ट्रांसफर है एक्सपर्टीज का, टेक्नोलॉजी का, स्किल्स का, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द होस्ट कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पैसा लगा दिया, चलो बात खत्म हो गई, नहीं. वो पैसा आज निकाला है, कल चला भी जाएगा, वापस भी जाएगा, रिटर्न्स भी जाएंगी, लेकिन जो स्किल्स आई आपके पास, ये है ना एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. जॉब्स बनेंगी, आपके पास स्किलिंग है, आप फर्दर अपना एक बिजनेस खोलोगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, यू आर शेयरिंग द आइडियाज, यू आर शेयरिंग नॉलेज, यू आर शेयरिंग स्किल्स, यू आर शेयरिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी. दिस ऑल इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, राइट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक होती है ग्रीन फील्ड और एक होती है ब्राउन फील्ड. ग्रीन फील्ड क्या होती है? एक जमीन है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश. एक कंपनी अगर कोई एक ऑफिस, एक फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो एक वो कोरी जमीन पे शुरू कर रही है, दैट इज अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है, मान लो घर है, आपने उसमें रिनोवेशन करा लिया, दैट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. मतलब इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रेश, यू आर एक्सपैंडिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर, और यू आर इंप्रूविंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर.
So foreign company might merge with, might buy, or might partner with a local business to use those existing buildings, to use that existing infrastructure. That is brownfield investment. Here you are starting from scratch. Here आप scratch से start नहीं कर रहे हो. ठीक है. Now the rules for FDI in India. The FDI in India is governed by Foreign Exchange Management Act 1999. और कौन इसको, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंट्री रूट. फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कैसे आएंगी, क्या रास्ता है? हाउ दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया? ऑटोमेटिक रूट भी है, गवर्नमेंट रूट भी है. ऑटोमेटिक रूट, फॉरेन कंपनीज कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली विदाउट आस्किंग द गवर्नमेंट फॉर परमिशन. मतलब एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है फ्रॉम अब्रॉड, दे सेट अप अ सोलर प्लांट इन इंडिया, दे डोंट नीड एन अप्रूवल. ऑटोमेटिक रूट. जहां पर इन्वेस्टमेंट को प्रायर गवर्नमेंट की अप्रूवल ना लेनी पड़े, वो ऑटोमेटिक रूट है. और एक गवर्नमेंट रूट है, वो इन्वेस्टमेंट दैट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द रेलिवेंट मिनिस्ट्री, फ्रॉम द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, दैट इज गवर्नमेंट रूट. राइट. नाउ the sectors that are allowed under the automatic route, जहां पर सरकार की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं. वाया गवर्नमेंट रूट, बैंकिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, फूड रिटेल में, सैटेलाइट ऑपरेशंस में, यहाँ बिफोर इन्वेस्टमेंट सरकार की अप्रूवल चाहिए. अच्छा, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जहाँ एफडीआई इज प्रोहिबिटेड. एटॉमिक एनर्जी, गैम्बलिंग, लॉटरी, रियल एस्टेट, टोबैको इंडस्ट्री, नो एफडीआई. यहां से सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में. अच्छा, इंडिया को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां से आती है? सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशियस, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड और फिर जापान. वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए. एफडीआई का क्या ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों में? 2014 से अगर 2024 की बात करें तो अप्रैल से सितंबर तक के बीच में इंडिया ने $709.84 बिलियन रिसीव किए हैं. दैट इज अकाउंटिंग फॉर 69%. जितने भी 2000 से लेके अब तक जो एफडीआई आया है, दैट मच इज, दिस इज 69% जो आपने अप्रैल से सितंबर में रिसीव किया है. मतलब एक ह्यूज इंक्रीज है इन द रिसेंट ईयर्स. अप्रैल 2014 से 2024 तक में जो इंडिया के अंदर एफडीआई आया, दैट इज 69% ऑफ ऑल द एफडीआई सिंस 2000. क्या इनिशिएटिव्स हैं दैट एनकरेज दिस ग्रोथ? एफडीआई रूल्स आप सिंपल कर दो, सिंगल टैक्स सिस्टम हो गया, बिजनेसेस के लिए आसान हो जाता है. मेक इन इंडिया, राइट. और अगर मैं रिसेंट एफडीआई ग्रोथ की बात करूं, सो 26% इंक्रीज देखने को मिला है in the FDI growth in the first half of 2024 fiscal year. तो इंडिया एक अच्छी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स. ठीक है. पॉलिटी के सेशंस अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. इफ यू वांट टू हैव अ लुक, यू कैन, फ्री ऑफ कॉस्ट. एनी डाउट इन पॉलिटी, just refer these sessions. Apart from this, there are other series also that are going on, like करंट अफेयर की सीरीज है. मान लो अगर आपको कोई एक सिंगल टॉपिक पे डाउट है तो यू कैन रेफर दी सीरीज, दे टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज. सो दैट इज वाई डू सब्सक्राइब टू द चैनल. लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन इन कर्नाटका, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो मैं पहले बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ. बेसिकली लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन इन कर्नाटका मीन्स इंक्वायरीज दैट आर कंडक्टेड बाय कर्नाटका लोकायुक्त. एक एंटी करप्शन, एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल ये है टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर, माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स. पर्पस क्या है? कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी होती है इन गवर्नेंस, यही प्रमोट करना और यही पर्पस है. पब्लिक ग्रीवियंसेस होते हैं, उनको एड्रेस करना, टू कर्ब द करप्शन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा काम इनका होता है. तो ये देख लीजिए, लोकायुक्त एक स्टेट लेवल एंटी करप्शन बॉडी है जिसका टास्क है इन्वेस्टिगेटिंग द कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स. इट इज इंस्पायर्ड बाय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऑम्बुड्समैन सिस्टम होता है, वहीं से इट इज इंस्पायर्ड.
ठीक है. It was recommended by First Administrative Reforms Commission 1966 that was chaired by Morarji Desai. पहला फर्स्ट लोकायुक्त वॉज एस्टैब्लिश इन महाराष्ट्र. कब? 1971 के अंदर. सो देयर इज अ लीगल फ्रेमवर्क. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 ये कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट द यूनियन लेवल एंड लोकायुक्त इन स्टेट. ठीक है. इट रिक्वायर्स दैट एटलीस्ट 50% of the members belong to SC, ST, OBC, minorities or women, and Lokayukt is a statutory body without constitutional status. Right? So this Lokpal and Lokayukt Act 2013 mandates कि एक लोकपाल हो, एंटी करप्शन बॉडी हो नेशनल लेवल पे, लोकायुक्त हो स्टेट लेवल पे, और एटलीस्ट 50% जो लोकायुक्त मेंबर्स होंगे दे बिलोंग टू SC, ST, OBC, minorities और women. और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन हो सकता है एक लोकायुक्त? हु कैन बी अ लोकायुक्त? सिलेक्शन और रिमूवल क्या है? यूजुअली जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो अपॉइंट किए जाते हैं एज लोकायुक्त. ठीक है. कौन सिलेक्ट करता है लोकायुक्त को? एक पैनल है. पैनल के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव हाउसेस, राइट, और बाकी की ऑफिशियल्स एज रिक्वायर्ड. और लोकायुक्त को रिमूव कैसे किया जा सकता है? बाय इम्पीचमेंट इन द स्टेट असेंबली. क्या काम करते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस? एक वॉच डॉग की तरह है. इट इन्वेस्टिगेट्स करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पब्लिक ग्रीवियंसेस का स्पीडी रिड्रेसल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट. So that is the scenario. अभी कर्नाटका लोकायुक्त begin investigating a case that is involving Mysore Urban Development Authority. तो इसीलिए लोकायुक्त न्यूज में है. They are investigating this case where this authority is involved. ये केस जो है that is about land that is being allocated under a controversial 50-50 land compensation scheme. मतलब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या लैंड एलोकेशन वॉज डन अनफेयरली और इन द वायलेशन ऑफ द रूल्स बिकॉज इट इज बेनिफिटिंग सम पॉलिटिकल लीडर्स, फैमिलीज. ये सिनेरियो है. अब ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस करंट इशू दैट इज गोइंग ऑन इन कर्नाटका, दिस लोकायुक्त वॉज इन न्यूज एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. The Southern Bench of NGT issued a 3-day ultimatum to the Kerala government to address the issue of illegal biomedical and solid waste dumping in Tamil Nadu. What does that mean? Simple statement है, no rocket science. NGT has given Kerala government strict 3 दिन की deadline. फटाफट एक्शन लो against this illegal dumping of biomedical and the solid waste in the नेबरिंग तमिलनाडु, राइट. रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट वेस्ट जिसके अंदर हैजार्डियस बायोमेडिकल वेस्ट आता है, बाकी सॉलिड वेस्ट है, वो इलीगली डंप हो रहा है तमिलनाडु के अंदर, और ये फिर ऑब्वियसली सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कॉज कर सकता है. तो एनजीटी दैट इंश्योर्स कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉस, दे हैव इंटरवीन्ड इन द मैटर. इट हैज गिवन केरला 3 days टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस इलीगल डंपिंग. इंपॉर्टेंट है. बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जैसे सिरिंज होता है, ब्लड सैंपल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिससे बीमारी फैल सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करो. इफ यू आर डंपिंग द वेस्ट इलीगली इन तमिलनाडु, ये सिर्फ वायलेशन एनवायरमेंटल लॉस का नहीं है, दोनों स्टेट्स के बीच में टेंशन भी होगी. इफ केरला विल नॉट एक्ट विद इन द डेडलाइन, द एनजीटी may make strict actions, right? So we'll in this context we'll discuss NGT. NGT बनी under National Green Tribunal Act 2010 for the efficient and timely disposal of cases that are related to environmental protection, forest conservation and natural resource management. ये जो बेंच है that is located in New Delhi, और बाकी इसके जो एडिशनल बेंचेस हैं वो भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में. ठीक है. एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, मतलब प्रोफेशनल्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस 15 साल तक का एटलीस्ट तो हो विद रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन.
हर एक बेंच में एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर होगा, 1 एक्सपर्ट मेंबर होगा, ताकि एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हो सके। तो एनजीटी की जो जुरिस्डिक्शन है, एनजीटी हैंडल्स सिविल केसेस that are related to environmental issues and laws that are listed in Schedule 1 of the NGT Act. Water Act, Water Cess Act, Forest Act, Air Act, Environmental Protection Act, Public Liability Insurance Act, Biological Diversity Act. कोई मुझसे पूछ रहा था एक बार कि क्या ये एक्ट हमें मतलब ये पता होना चाहिए हमें कि एनजीटी की पावर और जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस में ये दे दिया जाएगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। एनजीटी हैज स्पेशल पावर्स। What are those powers? कि NGT acts as a appellate authority for environmental cases. Environmental issue पे it acts as a higher authority. It uses natural justice principles. मतलब decisions जो होते हैं that are based on fairness instead of those strictly following legal rules like Code of Civil Procedure 1908. So it is not bound by Code of Civil Procedure 1908. It operates on the principle of natural justice. And it is mandated कि NGT resolve करे cases को within 6 months of filing. नहीं तो केस लंबा पड़ा रह गया, क्या फायदा NGT का। ठीक है, अगला आर्टिकल बात कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। क्यों? क्योंकि 20th फाउंडेशन डे अभी इनका एड्रेस किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने न्यू दिल्ली के अंदर। ये कमीशन जो है इस एक्ट के तहत बनी, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, राइट। इट हैज पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ऑल्सो, राइट। जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एजुकेशन राइट्स होने चाहिए ऑफ द माइनॉरिटीज, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए ये कमीशन है। इनके 3 मेन रोल्स हैं, एडजुडिकेटरी, एडवाइसरी और रिकमेंडेटरी। ठीक है, पावर्स क्या हैं? मान लो अभी हमने पीछे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करी थी। अगर सवाल उठ रहा है रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो इट डिसाइड्स दैट ऑल्सो। एक एपिलेट एक हायर अथॉरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स। मान लो अगर किसी माइनॉरिटी स्टेटस या एक एनओसी देना है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, राइट, सो ये भी इनके तहत आता है। दे कैन, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर एग्रीव्ड by the order of a refusal to grant the minority status, नहीं मिलेगा या एनओसी नहीं दी जाएगी, they can appeal to the commission. कमीशन के पास ये भी पावर है टू कैंसल द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रांट किया गया बाय द अथॉरिटी और द कमीशन ऑन द ग्राउंड्स दैट आर इन दिस एक्ट। तो मतलब ये दे कैन कैंसल द माइनॉरिटी स्टेटस एज वेल। इट ऑल्सो हैज पावर्स टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन वाइल इंक्वायरिंग इन क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो येस, अगर किसी कंप्लेंट पे दैट इज ऑफ वायलेशन और डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इंक्वायरी चल रही है, सो इट हैज दैट पावर टू कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन टू। Now moving ahead with the last article of today's session, PAP, Protected Area Permit, क्या होता है? एक स्पेशल परमिशन होती है। अगर मान लो एक किसी फॉरेन नेशनल को विजिट करना है टू दैट सर्टेन एरिया, तो दे नीड दिस परमिशन एंड दीज एरियाज आर कंसीडर्ड सेंसिटिव एरियाज ड्यू टू देयर लोकेशन, या तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है या गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल हु एंटर्स देम, राइट। तो PAP क्या है? PAP is required for the visitors to specific states like Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, parts of Rajasthan, Himachal Pradesh. ये areas important हैं, क्यों? They are close to other countries and the governments want कि carefully manage हो सके कि कौन enter कर रहा है इन places पे। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे PAP इज नीडेड, जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज वहाँ रह रही हैं जिनका यूनिक कल्चर है, टू इंश्योर कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंस, प्रिजर्वेशन हो ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, और कहीं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी है। ठीक है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वापस से दे हैव री इंट्रोड्यूस PAP मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते। इसका मतलब फॉरेनर्स विजिटिंग दीज स्टेट्स विल नीड टू गेट द PAP एज पर द फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958।
ठीक है. So protected area permit system, it is governed by certain rules, certain regulations. So there are acts, जैसे एक तो यही है फॉरनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958, एक है फॉरनर्स रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963. ऐसे करके कानून है इससे जुड़े हुए, राइट. जैसे मान लो एलिजिबिलिटी की बात करूं, जो फॉरनर्स हैं एक्सेप्ट फ्रॉम भूटान, दे मस्ट गेट अ PAP टू विजिट दीज प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें आ जाते हैं टूरिस्ट, आ जाते हैं बिजनेस पीपल, आ जाते हैं एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. मतलब अगर परमिट है तो एटलीस्ट 2 people, ग्रुप टूरिस्ट में एटलीस्ट 2 people, दे कैन विजिट दीज एरियाज टुगेदर इफ दे हैव अ परमिट, राइट. और दे कैन ओनली विजिट दैट एरिया दैट इज अप्रूव्ड एंड दैट इज मेंशन्ड इन द परमिट. ये तो PAP है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रूट के लिए वैलिड है. पीरियड भी मेंशन होता है, मतलब 1 हफ्ते के लिए है, उससे पहले, उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ेगा, उससे पहले ही उसे वापस आना पड़ेगा, जो अगर टाइम खत्म हो गया वापस आ जाओ. जैसे आप कहीं घूमने जाते हो किसी बॉर्डर एरिया के पास, तो आपको पहले परमिट चाहिए होता है ना, वैसा ही. दिस परमिट इज सबमिटेड एट द एंट्री पॉइंट, एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ दैट एरिया, राइट. So that is what PAP is and why it is in use, that also I have mentioned. ठीक है जी. So that was the whole session for today. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.